हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू लीड कोड में। आज हम देखने जा रहे हैं अपनी सी प्लस प्लस फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट का एक नया वीडियो लेक्चर, जहाँ पे आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स के बारे में ऑपरेटर्स सी प्लस प्लस के अंदर बेसिकली हम लोग कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, या डिसीजन मेकिंग के टाइम पे यूज़ करेंगे। डिसीजन मेकिंग के समय पे यूज़ करेंगे इसको हम, या कोई एक पर्टिकुलर टास्क हमें परफॉर्म करवाना है, उसके लिए हम लोग ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो ऑपरेटर्स एक तरीके से हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारी लॉजिक लॉजिक बिल्डिंग के लिए। तो सी प्लस प्लस के अंदर अगर हम बात करेंगे, तो सी प्लस प्लस में ऑपरेटर्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी हमारी जो आती है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की आती है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की आती है। मैटिक ऑपरेटर्स की आती है, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई एक्सेट्रा के बारे में। दूसरी कैटेगरी जो हमारी आती है वो आती है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर में हम देखेंगे इक्वल टू के बारे में, लेस देन के बारे में, ग्रेटर देन के बारे में, लेस देन इक्वल टू के बारे में, एक्सेट्रा। ये कुछ हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स रहेंगे। तीसरा जो हमारा आएगा वो आएगा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर हम देखेंगे इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू। ठीक है। इसी के अंदर हम लोग इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल भी देख लेंगे यहीं पे। बहुत ज़्यादा टॉपिक बड़ा नहीं है, तो इसको समझना ज़रूरी है। इसके बाद में, इसके अलावा हम लोग क्या देख सकते हैं, कौन सी कैटेगरी होगी, लॉजिकल। लॉजिकल ऑपरेटर्स की कैटेगरी रहती है एक, जिसके अंदर हम लोग लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट के बारे में पढ़ेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर बेसिकली यही तीन होते हैं, तो इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ेंगे। और बिटवाइज ऑपरेटर्स देखेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर हम लोग बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, और बिटवाइज जॉर हो गया हमारा, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। इतनी चीज़ों के बारे में हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर्स के अंदर देखेंगे। तो वन बाई वन हम लोग इसको शुरू करते हैं। पहला हम लोग शुरू करेंगे अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे किसी भी दो वैल्यूज, किन्हीं भी दो वैल्यूज के बीच में, या किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए काम में आते हैं। तो पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग इसमें देखेंगे एडिशन का। एडिशन का इस एडिशन के अंदर हम लोग बात करेंगे, एडिशन को हम लोग डिनोट करते हैं प्लस सिंबल से, जो कि हमारा ऐड करने, दो नंबर्स को ऐड करने के काम में आएगा। ठीक है। और इसके अलावा हम लोग फिर बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे अगर हम लोग, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं माइनस साइन से, ये दो नंबर को माइनस करने के काम में आएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिवाइड की। डिवाइड को हम लोग इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये डिवाइड करने के, दो नंबर को डिवाइड करने के काम में आता है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करेंगे, 4 इंटू 2 यानी 8। इसके बाद हम लोग देखेंगे मॉडुलो। मॉडुलो ऑपरेटर को, मॉडुलो ऑपरेटर बेसिकली हमारा रिमाइंडर को रिटर्न करता है। मॉडुलो ऑपरेटर हमारा रिमाइंडर को रिटर्न करेगा, यानी कि 4 अगर मॉड करेंगे 2 से, तो ये हमारा हमेशा 0 रिटर्न करेगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर हम 5 को मॉड करेंगे 2 से, तो ये हमारा 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा इस केस में। अगर अगर हम 11 को मॉड कर दें 4 से, तो यहाँ हमारा 3 बचेगा, क्योंकि रिमाइंडर 3 बचेगा। 11 को 4 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर बचता है, इस वजह से ये हमारा रिमाइंडर, यही हमारा आउटपुट रहेगा यहाँ पे। तो मॉडुलो ऑपरेटर हमारा क्या करता है, रिमाइंडर को रिटर्न करता है। ये चीज़ समझ गए आप लोग। इसके अलावा जो चीज़ हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, वो दो चीज़ें रहेंगी। पहला कॉन्सेप्ट ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो दो वैल्यूज हैं, दोनों इंटीजर टाइप की हैं, इनके बीच में अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो वो हमेशा हमें रिजल्ट में एक इंट टाइप का ही रिजल्ट देंगी आउटपुट में। इसके अलावा जब कभी हम इंट और फ्लोट में अगर हमारा एक वेरिएबल इंट है, एक वेरिएबल फ्लोट है, इन पे अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, तो हमेशा आउटपुट में हमें फ्लोट वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है। तीसरी चीज एक देखते हैं, अगर हम लोग फ्लोट और फ्लोट में ही अगर दोनों दोनों वेरिएबल्स हमारे फ्लोट है, और इनके बीच में कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोगों को फ्लोट ही एज अ आउटपुट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, फ्लोट टाइप का आउटपुट मिलेगा। ये चीज एकदम क्लियर है। इसके बाद हम लोगों ने दो और ऑपरेटर्स की बात करी थी, जिसके बारे में हमने बोला था इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल ऑपरेटर। ठीक है। तो इसका काम बेसिकली क्या होता है, इसका काम ये रहता है कि ये जो भी वैल्यू रहेगी, जिस भी वेरिएबल पे हमने इंक्रीमेंटल ऑपरेटर या डिक्रीमेंटल ऑपरेटर लगाया है, अगर इंक्रीमेंटल ऑपरेटर लगाया तो जो भी वैल्यू रहेगी उसमें एक +1 करके
नई वैल्यू उसी वेरिएबल में स्टोर कर देगा। मान लीजिए यहाँ पे एक्स था, हमने यहाँ पे इंक्रीमेंटल ऑपरेटर लगाया, इसकी वैल्यू कुछ 14 रही होगी एक्स की, इस वेरिएबल की। इसमें इंक्रीमेंटल ऑपरेटर लगाया तो ये +1 करके यहाँ पे 15 स्टोर कर देगा इसी एक्स वेरिएबल में। ठीक है। सेम तरीके से एक डिक्रीमेंटल ऑपरेटर होता है। मान लीजिए हमारे एक्स की वैल्यू 14 है और हमने यहाँ पे डिक्रीमेंटल ऑपरेटर लगाया तो ये क्या करेगा, -1 कर देगा इसी वैल्यू में। और ये एक्स की नई वैल्यू बनेगी इसकी क्या, 13, एक माइनस कर देगा। ठीक है। ये होता है हमारा इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर के बारे में। ठीक है। अब इसके अंदर भी हमारे दो टाइप्स आते हैं। इंक्रीमेंटल के अंदर भी हमारे दो टाइप्स आते हैं। एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंटल, एक होता है प्री इंक्रीमेंटल। अब पोस्ट और प्री क्या होते हैं? पोस्ट बेसिकली ये होता है कि मान लीजिए अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ए इज इक्वल टू, या मान लीजिए हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे हैं, सी आउट ए प्लस प्लस। अब हमें पता था कि हमने इंक्रीमेंटल ऑपरेटर पढ़ा है, ये ए के साथ में अगर इंक्रीमेंटल ऑपरेटर पढ़ा है, मान लीजिए इनिशियल हमने ए की वैल्यू यहाँ पे 5 ले रखी है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आउटपुट होना चाहिए था, 6, क्योंकि एक वैल्यू हम लोग बढ़ा रहे हैं। मगर ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंटल है। जब भी कभी हम किसी वेरिएबल के आगे में अगर इंक्रीमेंटल साइन लगाएंगे तो ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंटल करवाएगा, कहलाएगा। जब भी कभी हम किसी वेरिएबल के पहले 2 प्लस लगा देंगे तो ये हमारा प्री इंक्रीमेंटल कहलाएगा। पोस्ट इंक्रीमेंटल में क्या होगा कि जब भी कभी कोई हम, जैसे ये ऑपरेशन हम लोग एक इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो ये हमारा एक ऑपरेशन हुआ प्रिंट करवाने के लिए। तो इस ऑपरेशन के लिए हम लोगों ने इंक्रीमेंट इस ए वेरिएबल पे एक इंक्रीमेंटल ऑपरेटर भी लगा रखा है। ठीक है। तो इस इंक्रीमेंटल ये इंक्रीमेंटल ऑपरेटर क्या करेगा, पहले क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंटल है, तो पहले जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना होगा, यानी इस केस में हमारी ए की वैल्यू प्रिंट होनी थी, तो पहले ए की वैल्यू प्रिंट होगी। ए की वैल्यू प्रिंट क्या होगी, अभी ए की वैल्यू क्या है, 5, तो पहले हमारी 5 वैल्यू प्रिंट होगी। अब अगर ए की वैल्यू दोबारा हम लोग प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि ये इंक्रीमेंट हो चुकी है, ए की वैल्यू 5 सेट के अब यहाँ पे 6 हो जाएगी। ठीक है। तो ए के अंदर वैल्यू तो स्टोर है अब 6, मगर हमारा प्रिंट क्या हुआ था, 5। मगर अब अगर इसको ए को हम लोग प्रिंट करवाएंगे तो अब हमारा 6 प्रिंट होगा। ठीक है। इसी तरीके से प्री इंक्रीमेंटल की अगर हम लोग जब बात करेंगे, तो अगर मान लीजिए हमने सी आउट किया यहाँ पे प्लस प्लस ए करके, ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में ये हमारा प्री इंक्रीमेंटल है, यानी कि पहले ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। कोई भी ऑपरेशन होने से पहले ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी 14 पड़ी हुई थी, हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस प्लस किया, प्लस प्लस करवाया, तो अब जब आउटपुट में हमें प्रिंट होगा तो ये 15 प्रिंट होगा, क्योंकि पहले पोस्ट इंक्रीमेंटल का मतलब पहले इसको इंक्रीमेंट करिए फिर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करिए, फिर अपना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करिए, जो भी है। तो आप लोग इस तरीके से समझ गए होंगे। इसको जब हम लोग कोड करके देखेंगे तब और ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी हम लोगों को। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में बस इतना ही जानने की ज़रूरत है, तो सीधा हम लोग कोड करने चलते हैं अपने आईडी पे। कोड करने के लिए जो मैंने आईडी का यूज़ किया है वो हमने किया है डेव सी प्लस प्लस का। एक आप लोग भी एक इंस्टॉलेशन वीडियो देख करके डेव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस, हम लोग आईडी पे अपने आ चुके हैं। तो आज हम लोग अभी फिलहाल इस वीडियो में देखने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए हमने बोला था कि हम लोगों को दो वैल्यू ले लें, नम वन इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने इसकी 20 वैल्यू ले ली, और हमने एक इंट नम टू, या इसको इजी करने के लिए ए और बी ले लेते हैं और लिखने में आसान रहेगा। ए और बी ले लिया हमने, और इसको इक्वल टू में हमने 3 डाल दिया। ठीक है। तो अब हमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से थे, प्लस माइनस मॉडलो डिवाइड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो इन सबको हम लोग एक बार देख लेते हैं। सी आउट एडिशन ऑफ ए एंड बी इज, ठीक है। तो हमने क्या बताया था आपको, ए प्लस बी, क्योंकि हम लोग इसको प्लस साइन से डिनोट करते हैं, तो ए प्लस बी। इसी को कॉपी कर लेते हैं एक बार, कॉपी पेस्ट। अब इसको सब्सट्रैक्शन के लिए हम लोगों ने बोला था माइनस, मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं इसका, मल्टीप्लिकेशन देख लिया हम लोगों ने। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोगों ने इसको इंटू कर दिया, पेस्ट किया। मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन, डिवीजन ऑपरेटर के लिए हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड का साइन यूज कर लिया, और एक हमारा बचा मॉडलो। मॉडलो के ऊपर बात करेंगे हम लोग, या इसको हम लोग रिमाइंडर भी बोल रहे थे। रिमाइंडर रिटर्न करता है, आप लोग रिमाइंडर इस वजह से मैं लिख रहा हूँ, बोलते इसको मॉडलो ऑपरेटर ही है। रिमाइंडर इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पे फेच क्या कर रहे हैं।
तो अगर इसको हम लोग अब रन करवाएं, अगर हम लोग इसको रन करवाएं तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एडिशन ऑफ ए एंड बी इज 23, यानी कि 20, ए की वैल्यू हमारी 20 थी और बी की वैल्यू 3 थी, इस वजह से 23 आया हमारा आंसर में। सब्ट्रैक्ट किया हमने 20 से 17 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये 17 आया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो 60 आया, 20 इंटू 3 60। डिवीजन के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, डिवीजन ऑफ ए एंड बी इज 6। तो जब भी हम 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 थ्री ज़ा 18 आएगा। और ये 18 6 क्यों आया, 6 पॉइंट समथिंग क्यों नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों ने बताया था कि जब भी हम दो इंटीजर पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो हमें आउटपुट में मिलेगा वो भी हमें इंटीजर ही मिलेगा हमेशा। ठीक है, और मॉडलो हम लोगों ने निकाला ए और बी का 23। फक, वाई वाई इज इट 23? तो एक बार हम लोग देख लेते हैं मॉडलो। ओ, वही मैं कहा, यहाँ पे मॉडलो साइन का यूज करना है हम लोगों को, तो इसको हम लोग द मॉडलो ऑफ ए एंड बी इज 2, यानी 20 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो 2 रिमाइंडर बचेगा हमारे पास, वही आउटपुट में हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने हमने एक चीज़ बोली थी, अगर मान लीजिए हमने यही फ्लोट वैल्यू ली होती। ठीक है, अब हमें जो आउटपुट में भी जो हमें आउटपुट मिलने वाला था वो भी फ्लोट ही मिलने वाला था। मान लीजिए 3.0 कर दें इसको, अब आउटपुट हम लोग एक बार देख लेते हैं। मॉडलो ऑपरेटर काम नहीं करेगा, ये बात सही है। मॉडलो ऑपरेटर फ्लोट वैल्यूज पे काम नहीं करता है। तो इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। अब इसको रन करवा के हमने देखा, अब यहाँ पे देखिए डिवाइड करने पे हमें फ्लोट वैल्यू मिल रही है। ये भी एक फ्लोट वैल्यू ही रहेगी, बस ये एक होल वैल्यू हमको ऑलरेडी मिल गई है तो हमें इंटीजर टाइप में दिख रही है, मगर यहाँ पे भी एक हमें फ्लोट वैल्यू ही मिली है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने एक दो चीज़ों के बारे में और बात करी थी, इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल ऑपरेटर्स के बारे में। तो इंक्रीमेंटल ऑपरेटर्स के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग डिक्रीमेंटल ऑपरेटर को उसी से रिलेट कर लीजिएगा। तो हम लोग प्री और पोस्ट दोनों के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं इंक्रीमेंटल ऑपरेटर्स एक्चुअली में होते क्या है। इसको एक बार हम लोग कमेंट आउट कर लेते हैं इस पूरी वैल्यू को। ठीक है, हमने बोला कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स जिसकी वैल्यू है हमारे पास 5। ठीक है, और हमें इस वैल्यू को प्रिंट करवाना है, सी आउट ए एंडल। ठीक है, तो इसके बाद में हमने क्या किया, इसकी ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया और फिर हमने सी आउट करवाया इसको, ए को एंडल। ठीक है, तो अगर अब हम इसको कोड को रन करके देखेंगे अपने, तो 5 और 6 आ रहा है, क्योंकि पहले पहले 5 फिर 6। 5 और 6 क्यों, क्योंकि इनिशियली वैल्यू 5 थी, फिर हमने एक इंक्रीमेंटल ऑपरेटर लगाया यहाँ पे और फिर वैल्यू हमने प्रिंट करवाई तो एक इंक्रीमेंट हो गई होगी, 5 की जगह पे 6 ए में स्टोर हो गया होगा, इस वजह से यहाँ पे 6 प्रिंट हो रहा है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे की जगह यहीं पे ए प्लस प्लस किया होता। ठीक है, और फिर दो बार वैल्यू अगर हमने प्रिंट करवा के देखी तब भी 5 6 ही आएगा आउटपुट में। यहाँ पे देखिए 5 6 ही आउटपुट में आ रहा है। ये क्योंकि हमने पोस्ट इंक्रीमेंटल लगाया हुआ है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे हमें देखिए कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हम इंक्रीमेंटल ऑपरेटर लगा रहे हैं पर इस जगह पे हमें कोई भी आउटपुट अपने वेरिएबल के अंदर कोई भी चेंज दिख नहीं रहा है। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि यहाँ पे पहले अपनी वेरिएबल हमारा जो है यहाँ पे पहले प्रिंट हो गया होगा, फिर वेरिएबल में अपडेट हुआ होगा, इसके बाद में वेरिएबल में अपडेट होकर के 1 प्लस होकर के वैल्यू वैल्यू अपडेट हुई होगी, 6 हो गया होगा, तब ये प्रिंट करवा रहे हैं। मगर अगर यहीं पे हम प्री इंक्रीमेंटल लगा दें, अब इसको वैल्यू को प्रिंट करवा के देखें, तो अब देखिए 6 6 वैल्यू आ रही है। 6 6 क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया था प्री इंक्रीमेंटल में जो भी स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करनी है उससे पहले उस वेरिएबल के अंदर हमें चेंज करना पड़ेगा, इसके बाद में हम लोग उसको स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक था हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले ऑपरेटर के ऊपर। अ, अगले ऑपरेटर के ऊपर जिस पे हम लोग बात करेंगे वो होगा हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, बोल सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत ही आसान है। असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा बहुत ही आसान ऑपरेटर है। सिंपल सी बात है, अगर ये है इक्वल टू का साइन हमारा कहीं पे लगेगा, अभी हम लोगों ने यूज भी कर रखा है उसको कई बार। जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल वन हमने यहाँ पे लिया है, वेरिएबल वन है, और ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी हुई है 6, या कोई वेरिएबल लिखा हुआ है 6। अगर कोई वैल्यू लिखी है तो इस वेरिएबल के अंदर ये वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, सिंपल। और अगर यहाँ पे मान लीजिए वैल्यू ना लिख करके कोई वेरिएबल लिखा होता, मान लो नंबर लिखा होता, तो इस नंबर के अंदर, मेमोरी के अंदर, इस नंबर के अंदर जो भी इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होती, मान लो 14, तो वो यहाँ पे असाइन हो जाती है इस var1 को। var1 को वहाँ पे ये वाली वैल्यू असाइन हो जाती है नंबर वाली, जो कि होगी 14। ठीक है,
ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर का। इसके अलावा असाइनमेंट ऑपरेटर को हम लोग किस किस तरीके से यूज करते हैं, प्लस इज इक्वल टू, अगर इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए हमारा लिखा हुआ है ए प्लस इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर हम लोग निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू ए प्लस 2, यानी कि जो ए में वैल्यू ऑलरेडी पड़ी हुई है उसमें प्लस 2 करके फिर से ए में असाइन कर दूं। समझ गए आप लोग? अब इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके अलावा हम लोग सिमिलरली जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, सबके साथ यही चीज़ हम लोग कर सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ इक्वल टू का साइन लगा करके हम लोग ये वाले ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। माइनस इज इक्वल टू बात करेंगे, ए माइनस इज इक्वल टू 2 की बात करेंगे तो ये हमारा किसके बराबर होगा, ए इज इक्वल टू ए माइनस 2, यानी ए में जो वैल्यू ऑलरेडी पड़ी है उसमें माइनस 2 करके फिर से ए को असाइन कर दूँ। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मान लो ए की वैल्यू 9 पड़ी हुई है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाया, ए इज इक्वल टू ए प्लस इज इक्वल टू 2, ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया हमने। तो इसने क्या किया, ए में जो ऑलरेडी वैल्यू पड़ी हुई थी 9, 9 में प्लस किया उसने 2, यानी 11 हो गया। यहाँ पे 11 करके और फिर से ए को असाइन कर दिया ये, ठीक है। और ये अलग से मेमोरी नहीं क्रिएट हो रही है, इसी वेरिएबल में इसी मेमोरी पे इसी वेरिएबल पे चेंज हो रहा है ये, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स को अगर हम लोगों को कोड करके एक बार देखना, चलते हैं हम लोग अपने कोडिंग विंडो की तरफ। तो आज हम लोग, अब इस टाइम हम लोग देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में मैंने बोला आपको, कोई भी वैल्यू इंट ए इज इक्वल टू 5 हमने बोल दिया यहाँ पे। तो ए के अंदर 5 वैल्यू असाइन हो रही है, कोई वेरिएबल होगा ए, उसके अंदर 5 जो हमारी वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू 5 है इंटीजर टाइप की, वो ए वेरिएबल के अंदर असाइन हो रही होगी। इसके अलावा हमने बोला था, अगर हम ए की वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर दें, सी आउट द वैल्यू ऑफ ए इज ए, ठीक है। अगर हम लोग इसको रन करवा के देखेंगे तो हमारी वैल्यू आनी चाहिए 5, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए इज 5। मगर अगर हमने इसको कुछ इस तरीके से ए प्लस इज इक्वल टू 5 कर दिया होता, अब वैल्यू क्या आनी चाहिए थी हमारे पास, 10, ऑब्वियसली 10 वैल्यू आई हमारे पास। इसके बाद अगर मान लीजिए हमने ए इंटू इज इक्वल टू 5 कर दिया, तो अब क्या वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास, 50 है ऑब्वियसली। तो हमारे पास 50 वैल्यू है। 50 क्यों, पहले हमने इसमें प्लस ऑपरेटर देखिए लगाया यहाँ पे, पहले 5 हमारे पास, ए की वैल्यू 5 रही होगी, फिर 5 प्लस 5 10 हुई होगी, फिर 10 इंटू 5 50 हुई होगी, ठीक है। अब इसी में अगर हम एक ए माइनस इज इक्वल टू 10 कर दें, तो अब क्या वैल्यू होनी चाहिए ए की वैल्यू होनी चाहिए 40। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ ए इज 40। तो ये था हमारा कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। अब हम लोग चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे फिर से एक बार, और अब हम लोग देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये बेसिकली दो वैल्यूज या दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के काम में आते हैं। कंपैरिजन का मतलब कि वेदर ए इज लेस देन ग्रेटर देन बी और नॉट, वेदर बी इज इक्वल टू सी और नॉट, ठीक है। तो पहला जो हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर देखने जा रहे हैं वो इक्वल टू देखने जा रहे हैं। इक्वल टू, इसको हम लोग डिनोट करेंगे डबल इक्वल टू के साइन से, ठीक है। ये सिंगल इक्वल टू का साइन हम लोग असाइनमेंट के लिए यूज करते थे, और डबल इक्वल का टाइम हम लोग कंपैरिजन के लिए यूज करेंगे, कि ये जो भी दो वैल्यूज होंगी, मान लो हमारे पास एक वैल्यू है ए, एक वैल्यू है बी, तो इन दोनों वैल्यू को अगर हमें इक्वल टू चेक करना है तो ये वाला ऑपरेशन का यूज ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। अगर हम लोगों को ये चेक करना है कि ये दोनों जो वैल्यूज हैं ए और बी, ये आपस में बराबर हैं कि नहीं, तो उसके लिए हम लोगों को इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, जो कि हमारा इस सिंबल से डिनोट होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे, वो हमें जो आउटपुट में रिटर्न करेंगे वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेंगे, रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स, ठीक है। यानी कि जीरो और वन, जीरो का मतलब फॉल्स, ट्रू का मतलब, वन का मतलब ट्रू, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना अपने। तो इक्वल टू हमारा क्या रिटर्न करेगा, ए और बी हमारे आपस में बराबर है कि नहीं, ये चीज हम लोगों को रिटर्न करेगा। या दो वैल्यूज यहाँ हमने लिख दिया यहाँ पे, 4 इज इक्वल टू 5, क्या ये इक्वल है, नहीं। अगर नहीं है तो यहाँ पे हमें फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स या जीरो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अगर यही हम देख लेते 5 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हमारा ट्रू रिटर्न हो जाता कि हाँ ये दोनों बराबर हैं, तो ये वन हो जाता, ठीक है। ऐसे ही कुछ और ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं, जैसे कि लेस देन, दो वैल्यूज को चेक करता है वेदर द फर्स्ट वैल्यू इज लेसर देन द सेकंड वैल्यू और नॉट। यानी कि मान लीजिए हमारे पास दो वैल्यूज हैं ए और बी, दो वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर कुछ 14 और 15 करके एक वैल्यू पड़ी होगी। तो अगर हमने लिखा है कुछ इस प्रकार से, ए इज लेस देन बी, यानी 14 क्या हमारा कम है 15 से, तो ये ट्रू वैल्यू है, तो यहाँ पे हमें ट्रू रिटर्न होगा।
एक मिनट। तो हम लोगों ने यहाँ तक कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में बात कर ली थी। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमने इक्वल टू देख लिया था, और इसके अलावा हमने लेस देन का भी देख लिया था। तो सिमिलरली हम लोग और भी जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स बच रहे हैं, जैसे कि हमारा ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स भी हम लोगों को इसी प्रकार से देखने हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास दो वैल्यूज दी गई हैं, 16 इज ग्रेटर देन 12। ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि एक ट्रू स्टेटमेंट है ये। अगर हम लोग यहीं पे ले लेते हैं 16 इज ग्रेटर देन 19, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम अगला कंपैरिजन ऑपरेटर अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम दो वैल्यूज ले लें कोई भी, क्या 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ये भी हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो ऐसे ही जितने भी केसेस आप बना सकते हैं वो सारे केसेस आप बना के देख लीजिएगा। मगर अगर हमारे पास ये दो सिंबल हैं, जैसे मान लीजिए ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल है, तो अगर इसमें हम बोलेंगे 16 इज इक्वल टू 16, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट रहेगा। इट शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द सेकंड वैल्यू। यानी अगर a इज ग्रेटर देन b लिखा हुआ है, तो a शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन b। तब हम कहेंगे कि हमारी जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, अदरवाइज अदरवाइज फॉल्स। ठीक है। तो अगला ऑपरेटर, इसको एक बार हम लोग कोड करके देख लेते हैं सारे ऑपरेटर्स को एक बार। नॉट इक्वल टू का क्या मतलब रहता है कि जैसे एक और नॉट इक्वल टू रहता है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स में। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे, तो अगर a की वैल्यू हमारे पास 10 है, b की वैल्यू हमारे पास 11 है, तो अगर हम लिखेंगे a इज नॉट इक्वल टू b, तो ये हमारा क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। क्योंकि 10 इज नॉट इक्वल टू 11, तो ये हमारा ट्रू रिटर्न कर देगा। तो यही हमारा एक छोटी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसके बारे में। तो अब हम चलते हैं अपने अगले एक बार कोड करके देख लेते हैं इसको एक बार। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में हमने बहुत बात करी। हम लोग दो वेरिएबल्स इसको कमेंट आउट कर देते हैं एक बार इतने कोड को। अब हम लोग देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हम दो वैल्यूज ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू, या वैल्यूज पे ही हम लोग काम करके देख लेंगे एक बार। सी आउट इज 10 इज इक्वल टू 11, ये हमें क्या प्रिंट करके देना चाहिए? जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि 10 इज नॉट इक्वल टू 11, so that is why it should print 0. And now int invalid operand in and unresolved overload function binary operator. What? 10 is equal to 12 जी। तो ये हमारा जीरो प्रिंट हो गया। बेसिकली हम लोग अपने कोई कंपैरिजन ऑपरेटर लिखेंगे, उसको हमेशा ब्रैकेट में करके लिखेंगे, तो ये हमें एरर नहीं देगा, अदरवाइज एरर थ्रो करेगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कोड करते समय। 10 इज इक्वल टू 12, ये इसने हमें जीरो जीरो आउटपुट में दिया। अगर यही हम प्रिंट करवा देते 10 इज लेसर देन इक्वल टू 12, तो ये हमें आउटपुट में ट्रू प्रिंट करके देगा 0 1। जीरो किसके लिए? ऊपर वाली स्टेटमेंट के लिए, और 1 किसके लिए? नीचे वाली स्टेटमेंट के लिए। ठीक है। अगर इसी प्रकार से अगर हम थोड़ा और देखेंगे इसको, 10 को अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कर दे 12 के, तो ये हमें 0 0 आउटपुट में प्रिंट हुआ। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम लोग अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो 10 इज इक्वल टू 10 कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, ये हमें ट्रू प्रिंट करके देगा। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 10 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है। तो एक ट्रू एक फॉल्स हमें प्रिंट करके देगा, यानी हमारा 1 0 ऑप्शन आना चाहिए। तो आउटपुट में हमारे 1 और 0 आ रहा है, तो सही चल रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में बस इतना ही है। आप लोग खुद से थोड़ा कोड को इधर उधर करके एक बार देखिएगा, और कमेंट डाउन करिए आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज कैसी लग रही है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगले जो दो टॉपिक्स हमारे बच रहे हैं, सॉरी, तो अब हम लोग आ गए अपने, फिर से एक बार व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें इस वीडियो लेक्चर में कवर कर ली हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ऑपरेटर्स के में देख लिया है। इसके अलावा हम लोगों ने ये देख लिया है कि ऑपरेटर्स में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देख लिया हम लोगों ने, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को, कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम लोगों ने देख लिया है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम लोगों ने देख लिया है।
क्योंकि ये वीडियो लेंदी हो रही है थोड़ी सी, तो बाकी जो दो ऑपरेटर्स बच रहे हैं जो कि होंगे हमारे बिटवाइज बिटवाइज एंड लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर्स, इन दोनों को हम लोग अपने अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इनके लिए थोड़े बेसिक्स और भी आने आपको ज़रूरी हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो सी प्लस प्लस सीखना चाह रहे हैं या जिन्होंने अभी अभी अपनी कोडिंग जर्नी की शुरुआत करी हो। और मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।